ठीक होंगे। तो आज का करंट अफेयर 9 नवंबर 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक परिचालनों के लिए बैट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किया लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की। कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी बने विधि आयोग के अध्यक्ष। 5 अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने विराट कोहली। एक एमटी वासुदेवन नायर को पहले केरल ज्योतिष पुरस्कार से किया सम्मानित। राजस्थान में किया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्पेस सुविधा की शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो हम लोग ये शुरू करते हैं। ये तो आज की हाइलाइट्स हो गई, और इस कोट के साथ कि मुझ पर तरस मत दिखाया है ज़िंदगी, कि मुझ पर तरस मत दिखा है ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तो इसी थॉट के साथ ये आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ हम लोग अपना आज का शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। और ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 नवंबर 1995 के दिन ही एक्सरे की खोज हुई थी। एक्सरे की खोज किसने की थी आप पूछेंगे, तो एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टगन ने, जर्मनी के विलियम रॉन्टगन ने की थी। और विलियम रॉन्टगन को ही फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। और ये जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है, इसकी शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई आपकी 2012 में। 2012 यहाँ पे दिया हुआ है, 2012 में इसकी शुरुआत की गई। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, ये तो आपको बता दिए। और आगे चलते हैं। ये देखिए वर्ल्ड रेडियोग्राफी दिवस यहाँ पे है। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस। वर्गीज कुरियन को क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन तो बोलते ही हैं। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करने वाले भी इन्हीं को बोलते हैं। ये कहाँ के थे? केरल के थे। ये आपको याद रखना। राष्ट्रीय संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। विश्व दुग्ध दिवस, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, यहाँ पे विश्व दुग्ध दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। आगे हम लोग चलते हैं। यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस। यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस नहीं मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन दिवस मनाया जाता है। और यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है कि यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस, ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि होमवर्क टाइप का है कि कब मनाया जाता है। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसको आप लोगों को एक बताता हूँ कि अगर एलियन क्लोज न्यूटन का झिंगा लाला, ये इस तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगर एलियन क्लोज न्यूटन का झिंगा लाला, तो अगर एलियन से क्या हो गया? एलियन एस्पेक्ट हो गया। क्लोज से क्या हो गया? क्लोज से हो गया जॉन क्लोजर। और झिंगा लाला से क्या हो गया? एंटोन जिलिगर। ये से आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। 7 नवंबर 2022 को किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो बैट्स एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया प्रसार भारती। बैट्स एप्लीकेशन प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया। और प्रसार भारती क्या है? ये बैट्स एप्लीकेशन से होगा क्या, आपको पहले ये तो जानना जरूरी है कि बैट्स एप्लीकेशन से होगा क्या। बैट्स एप्लीकेशन क्या है कि वाणिज्यिक और कमर्शियल जो एक्टिविटी होती है उसको शेड्यूल करने का कार्य अब बैट एप्लीकेशन करेगा। और ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल इसका फुल फॉर्म है। बैट का फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल है। अब आप लोगों को कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी को 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? समीर कामत हैं।
इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और CSIR की स्थापना 1997 को, और इसके CEO हैं, चेयरमैन है मयंक भटनागर। तो ये आप लोगों को याद होगा। CSIR ऐसी संस्था है, ये भी आपको याद रखना है कि CSIR ऐसी संस्था है जो शांति स्वरूपम भटनागर पुरस्कार, यही जो संस्था है ये देती है। तो आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर बैट्स। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसको सेबी ने लॉन्च किया, सारथी मोबाइल ऐप को। और सेबी 1992 के एक्ट से बना है। और पहली इसकी महिला हेड कौन है? तो माधवीपुरी बूच पहली महिला हेड है इसकी। इसको फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है? फास्टर सॉफ्टवेयर ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया फास्टर सॉफ्टवेयर है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने के साथ भारत का पहला राज्य। गति शक्ति, तो ये क्या है? गति शक्ति लॉन्च पहली बार कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है गति शक्ति। और डिजिटल संसद ऐप, ये सांसदों के लिए, संसद से रिलेटेड सारी खबरों के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो पहली बात, ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या होता है? तो आप सोचेंगे कि कार्बन उत्सर्जन नेट मतलब खत्म ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ये होता है कि कार्बन उत्सर्जन उतना ही होगा जितना कार्बन अवशोषण होगा। तो ये मथुरा वृंदावन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और ये 2041 तक का इसका गोल रखा है कि 2041 तक। ये किस लिए किया है और इसका गोल क्या होगा? तो पर्यटन वाहन जो आते हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी की पूरी चलेंगी, और जलाशय वन पुनर्जीवित, जितने जलाशय वन कट गए और जितने जलाशय को दबा दिया गया वो फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी। वर्ष 2041 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा वैसे मैं बता देता हूँ कि लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख में जो एयरपोर्ट है वही है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। पेरिस समझौता, तो पेरिस समझौता कहाँ पे हुआ? ये COP21 में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत में किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है? तो इंडिया ने 2017 तक का लक्ष्य रखा है, और इसको कब रखा है? COP26 ग्लासगो में रखा हुआ है। COP26 कहाँ पे होता है? ग्लासगो में होता है, यहाँ पे ही लक्ष्य रखा हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना मेरठ में की जा रही है। अब आपसे पूछा गया कि SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी रखी? तो SCO, ये आप लोगों को याद रखना है कि SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी रखी गई है। अब एक आप लोग चीज़ बताइए कि SCO की बैठक इस बार कहाँ हुई? तो इसकी बैठक हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई? ये गाजियाबाद में लॉन्च की गई। COP27 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? COP27, ये बच्चों बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि ये बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, क्योंकि COP27 क्लाइमेट से रिलेटेड होता है, तो इससे जुड़े हुए सवाल बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो COP27 मिस्र में होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे COP फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? COP1 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP21 पेरिस में हुआ था। पहला जर्मनी में हुआ था वो 1995 में हुआ था। COP21 पेरिस में, COP26 ग्लासगो में, COP27 मिस्र में। 7 नवंबर 2022 किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विधि आयोग, लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन का कार्य क्या होता है ये तो आप लोग पहले जान लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में है विधि आयोग क्या होता है, आप लोग सोच में पड़ गए विधि का आयोग, तो सही है ये आप तो इतना समझ लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो विधि आयोग होता है लॉ कमीशन का कार्य क्या होता है? ये कानूनी मामलों में सलाह देते हैं।
कोई भी कानूनी दांव पेच अगर सरकार को इसकी ज़रूरत पड़ी तो कानूनी मामले में सलाह देते हैं। और ये कौन सा लॉ कमीशन था? 22वां था, ये भी आपको याद रखना है, 22वां क्रम का था। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज इसके अवस्थी, ये कर्नाटका हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे और इन्होंने ही हिजाब मामले पे निर्णय दिया था और इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अब आप कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं कि लॉ कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉ कमीशन की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी, जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे। और पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकॉले को नियुक्त किया गया था। अब आप लोग एक और विलियम बेंटिक, जब नाम लिया है मैंने, तो विलियम बेंटिक से एक और रिलेटेड एक न्यूज़ है, उसको आप याद रख सकते हैं कि सती प्रथा को एबॉलिशन भी इन्होंने किया था। ये कब किया था? ये 1829 में किया था। ये आप लोगों को याद रखना है, सती प्रथा को ही ये एबॉलिशन किए थे। तो ये बहुत। स्वतंत्र भारत के प्रथम चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन थे? ये आप लोग बताइए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के चेयरमैन थे MC शीतलवाड़। तो होप्स आप ये लोग, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। ये देखिए इनका फोटो है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो परमेश्वर अय्यर हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष खुद PM होता है नीति आयोग के। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि तो रुचिरा कंबोज ये हैं। सेबी की पहले महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बूच, ये आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तो विनय कुमार सक्सेना। नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इसमें चुना गया है विराट कोहली को। विराट कोहली को ये ICC जो चेयरमैन है, ये कौन है? ग्रेग बर्कली हैं। ICC हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई UAE में है। अक्टूबर के प्लेयर ऑफ द मैच पुरुष में किसको चुना गया? विराट कोहली को। और महिला में पाकिस्तान के निदा डर को चुना गया। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, ये देख सकते हैं विराट कोहली का। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम ये भारत बन गई है, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। और ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो ये MP ने जीता है, ये आप लोगों को याद रखना है। IPL 2022 तो 15th एडिशन था, ये टाटा इसका स्पॉन्सर था। जीता किसने? गुजरात जीता। उप विजेता राजस्थान रहा और इसमें 2 टीमें ऐड की गई हैं, गुजरात और लखनऊ, टोटल 10 टीमें हैं। BCCI के नए अध्यक्ष जो हैं वो रॉजर बिन्नी हो गए हैं और इंडियन पुरुष टीम के जो कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हो गए। ये आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में कौन पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो केरल ज्योति पुरस्कार, तो आप लोगों को पहले तो ये समझ लीजिए कि केरल ज्योति पुरस्कार क्या है। केरल ज्योति पुरस्कार ऐसा है जिसे पद्म पुरस्कार की तर्ज पर दिया जा रहा है। जैसे भारत में भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, उसी के तर्ज पर, जैसे भारत रत्न का तो नहीं, पद्म विभूषण की जगह पे केरल ज्योति, पद्म भूषण की जगह केरल प्रथा, पद्मश्री की जगह केरल श्री। तो ये देखिए आप, जैसे इसकी रैंक भी उसी हिसाब से दी गई है जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो पद्म केरल ज्योति किसे दी गई? MT वासुदेवन को दी गई। मलयालम ये साहित्यकार हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले इनको नवाजित किया जा चुका है। तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो सबसे पुरानी मलयालम है, ये आप लोगों को जानना है। मलयालम, तमिल, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, ये 6 भाषाएं हैं भारत में शास्त्रीय भाषाएं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ये आप लोगों को बताना है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला है GS शंकर कुरूप,
इनको भी मलयालम के लिए ही जी एस शंकर ग्रुप को मिला हुआ। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो ये समझ लिए वास्तुकला के लिए नोबेल प्राइज है, तो ये फ्रांसिस कैरे को मिला हुआ है 2018 में। और 2018 में ये फ्रांसिस कैरे को मिला हुआ है, ये तो अब इस बार का 2022 का है। बालकृष्ण दोषी, इनको 2018 में मिला और ये भारत के प्रथम थे जिन्हें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंधिया को मिला। विटली ग्लोबल अवार्ड चारू दत्ता को मिला हुआ। रॉयल गोल्ड मेडल ये किसको मिला? बालकृष्ण दोषी को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये अवार्ड हम खुद को अपने आप को देते हैं, नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को दिए। बोल्ट जमान पदक पुरस्कार दीपक धर को दिया गया। 1 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है? पुष्कर मेला जब नाम आता है तो भी हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये राजस्थान में है, लेकिन अब इससे कुछ फैक्ट बताता हूँ जिससे फिर आप लोग बोलोगे कि पुष्कर मेला, तो अगर कहीं पुष्कर का नाम आएगा तो हम तुरंत राजस्थान लगा देंगे। तो ये सही भी है। पुष्कर मेला को क्या बोला जाता है? पुष्कर ऊंट मेला बोला जाता है, कार्तिक मेला भी बोला जाता है। इस बार पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो अजमेर में होता है। अजमेर में कहाँ? पुष्कर में होता है। इस बार यहाँ पे मवेशी लंपी वायरस फैल गया था, आप लोग तो जान ही रहे होंगे कितनी दर्दनाक मौतें हुई। लंपी वायरस के कारण मवेशियों को शामिल नहीं किया इस बार। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुष्कर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे होता है, तो आप लोग तुरंत पुष्कर सोचेंगे और कर देंगे कि राजस्थान में होता है। तो एग्जाम वाला क्या करेगा? आपका नंबर तुरंत काट देगा, माइनस मार्किंग कर देगा। तो पुष्कर महोत्सव ये आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और इसका ध्येय क्या होता है? ध्येय होता है कि नदी का महत्व। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में ही होता है, पोखरण में। 1947 में पोखरण में क्या हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, और स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। 1998 में सेकंड ओपी शक्ति हुआ था। मेदरमा जात्रा त्यौहार ये कहाँ पे? तेलंगाना में 2022 में मनाया गया। रज महोत्सव नुआखाई, इसको रज महोत्सव को नुआखाई बोला जाता है, धानुपत्रा बोला जाता है, इसको उड़ीसा में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? खारची मेला। खीर भवानी मेला ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। अम्बुबाची मेला ये असम में कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो ये आप लोग देख लीजिए पहले कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ है एक संस्था जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, विकास संगठन। और इसके चेयरमैन हैं समीर कामत। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? पलस्यम मूलम विद्यानम। अब आप लोग पूछेंगे कि सोनार क्या होता है? सोनार होता है कि पानी में दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ तो यंत्र होना चाहिए, उसी यंत्र को हम लोग सोनार कहते हैं। सोनार सिस्टम के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए स्पेस को बनाया गया। जो स्पेस वाला ऑप्शन है इसी के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए बनाया गया। और इसको बनाया कहाँ गया? डीआरडीओ ने तो परीक्षण और मूल्यांकन की सुविधा दी है, लेकिन इसको बनाया कहाँ है? तो इसको L&T शिप बिल्डर चेन्नई में निर्माण किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सरोवर आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन सा है। यहाँ पे देख लीजिए, स्पेस का पूरा नाम सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वेस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी। हल्का लड़ाकू विमान ये तेजस है। और प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर। ये तो आप लोगों को बता दिया बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इस उपग्रह का नाम है शकुंतला, मेरी शकुंतला। सोनार का फुल फॉर्म आप लोग बता दें कि साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, पानी की दिशा, पानी में दिशा दिखाने के। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये फ्रंटियर है।
इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है, और इसको बनाया किसने है, विजय भटकर ने इसको बनाया है। और परम आप लोगों को बताना है कि परम कामरूप, परम शक्ति, परम गंगा, परम अनंत, ये सब कहाँ है। तो परम कामरूप कहाँ पे स्थापित है, IIT गुवाहाटी में। परम शक्ति IIT खड़गपुर में। परम गंगा IIT रुड़की में। और परम अनंत IIT गांधीनगर में। सुपर कंप्यूटर की खोज किसने की, तो ये DSC संस्था है पुणे में, इसने इसको बनाया। भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला OTT मंच स्पेस किसने शुरू किया, तो केरला ने शुरू किया। इसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। किस राज्य में भारत के पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर तरल दर्पण टेलीस्कोप है, तो देवस्थल UK में ये है। UK मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं। 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आसियान में भारत है कि नहीं है। आसियान में भारत नहीं है। अब आसियान में भारत नहीं है, लेकिन भारत का इसके साथ संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वाणिज्यिक संबंध है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, जकार्ता में। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और भारत और आसियान देशों के बीच संबंध कब से शुरू हुए, 1992 से शुरू हुए। और 30 वर्ष पूरे होने के कारण स्मारक शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई। स्मारक शिखर सम्मेलन शुरुआत है ये कहाँ पे हुआ, कंबोडिया नोमपेन में हुआ है। तो इसमें भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। ये देखिए जगदीप धनखड़ हैं 14वें उपराष्ट्रपति, और क्रम से पूछा जाए तो 16वें उपराष्ट्रपति हैं। और इनके जो अपोजिशन में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में थे, तो उनका मार्गरेट आल्वा नाम था। आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया हुआ है, और आर्टिकल 64 में बताया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, तो जर्मनी में हुआ। इसमें भी हिस्सा नहीं है भारत का। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये चाइना में हुआ 2022 में। 14वां क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड में कौन कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, ये 4 देश हैं। और क्वाड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है। और इस बार कहाँ पे हुआ था, जापान टोक्यो में हुआ था। SCO कहाँ पे हुआ था, ये तो आपको बताया है, समरकंद उज्बेकिस्तान में। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, ये आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था, पहला अतुल्य भारत। आठ नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया, तो ये 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। गुरु नानक देव सिखों के गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था, कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और जन्म इनका तलवंडी लाहौर में हुआ था। तो उस टाइम तो भारत में ही था, अभी ये तलवंडी पाकिस्तान में चला गया। और इनका कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया, 553वां प्रकाश पर्व मनाया गया 8 नवंबर 2022 को। अब आप लोग ये बताइए गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के, तो ये 10वें नंबर के गुरु नानक थे। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद थे। खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अंतिम गुरु कौन थे, तो अंतिम गुरु इनको गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू कराया, तो गुरु रामदास ने शुरू कराया। जमीन किसने दी, जमीन अकबर ने दी थी। और सोना इस पे किसने लगवाया, तो महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया, जिनको शेरे पंजाब और शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। और शेरे पंजाब एक लोगों को और जाना जाता है, लाला लाजपत राय, उनको पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी, तो आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर, जो सिख के 9वें गुरु के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने स्थापना की थी।
कौन से सिख धर्म के गुरु गुरुमुखी नामक कई लिपि का आविष्कार किया और गुरु लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया? तो इसको बनाया गुरु अंगद देव ने। खारची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। और त्रिशूलपुरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एक और करंट अफेयर की क्लास के साथ। होप सो आप सभी लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए, और अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।